सो हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू अवर चैनल। बच्चा फिजिक्स में जेई एडवांस 2024 इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में जितने भी सवाल पूछे गए थे वो आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स का मतलब होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक से लेके आपका ऑल्टरनेटिंग करंट तक। कुल मिला के आपसे यहाँ पे 9 सवाल पूछे गए थे। एक सवाल और था लेकिन वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और एसएचएम का मिक्स था, तो हम लोग उसको देखेंगे एसएचएम के अंडर, राइट। इसके अलावा हमने जितने भी जे एडवांस के पीवाईक्यूज यहां पे सॉल्व किए हैं सभी के प्लेलिस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप जाके उसको देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला 3 सवाल जो है वो आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक से है और काफी फंडामेंटल है। आप जब इसका डिस्कशन देखेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा कि भैया आप आसानी से इन सभी को क्रैक कर सकते थे, बस रीडिंग अच्छे से करनी है, डेटा को सही से इंटरप्रेट करना है। इस सवाल में कहता है अ स्मॉल इलेक्ट्रिक डाइपोल पी नॉट वेक्टर, यहां पे आपके पास एक छोटा सा, स्मॉल का मतलब है भैया आप इसको बहुत छोटा कंसिडर करेंगे। क्या इसका सिग्निफिकेंस है वो हम आपको आगे समझाते हैं। हैविंग अ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई अबाउट इट्स सेंटर इज केप्ट एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ सेंटर ऑफ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस r, द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन द स्फेरिकल शेल। ये आपका स्फेरिकल शेल है, इसके सरफेस पे आपको चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। द डाइपोल इज इनिशियली ओरिएंटेड एट एन एंगल स्मॉल theta as shown in the figure. While staying at a distance r, the dipole is free to rotate about its center. If released from rest, then which of the following statements are correct? ठीक है, तो कहीं ना कहीं यहां पे हमसे स्मॉल ऑसिलेशन की बात की जा रही है। तो भाई साहब आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में डाइपोल पढ़ते वक्त ये वाला चीज पक्का से पढ़ा होगा, डिराइव भी किया होगा। आपके पास इस प्रकार से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड होता है, आपके पास डाइपोल होता है, आप उसको किसी एंगल थीटा पे ओरिएंट करते हो, आप इसको लीव करते हो तो भैया टॉर्क इस पे लगना शुरू होता है और उस टॉर्क को आप लिखते हो आई इंटू एल्फा, और ये वाले टॉर्क को हम लोग यहाँ पे पीई साइन थीटा भी लिख सकते थे। यही अप्रोच रहता था ताकि हम ये पता कर सके कि भैया इसका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या है, इसका ओमेगा क्या है। ठीक है, तो इन सभी चीजों के लिए अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड भी चाहिए होगा। तो यस, इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये जो आपका स्फेरिकल शेल है इसके वजह से आर डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसके वजह से आर डिस्टेंस पे यहां पे एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। उस ई की वैल्यू कितनी है, चलिए यहां पे लिखते हैं। ई इज इक्वल टू, राइट, एक्सटर्नल पॉइंट है ये वाला, तो एक्सटर्नल पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, के क्यू डिवाइडेड बाई स्मॉल आर स्क्वायर। के के जगह लिख सकते थे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ध्यान से देखना, कैपिटल क्यू, इसके सरफेस पे चार्ज कितना हो जाएगा टोटल, दैट इज चार्ज डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाई सरफेस एरिया डिवाइडेड बाई योर स्मॉल आर स्क्वायर। अच्छा, तो सर 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया और यहां से अपने पास आ रहा है सिग्मा आर स्क्वायर एप्सिलॉन नॉट स्मॉल आर स्क्वायर। ठीक, अब ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इस आर डिस्टेंस पे ई है। ये स्मॉल डाइपोल देने का यही पर्पस है कि भैया इस डाइपोल के अक्रॉस हम इस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन के वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड को ऑलमोस्ट यूनिफॉर्म मान सकते हैं। अगर देखा जाए तो इस लोकेशन पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसके लिए आप ये वाला डिस्टेंस r1 लेते, क्योंकि ये आपका डाइपोल बहुत छोटा डाइपोल है तो हम लोग यही इलेक्ट्रिक फील्ड को इस पूरे डाइपोल के अक्रॉस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड मान सकते हैं। अगर तुमने ऐसा अजम्पशन ले लिया तो तुमको पता है कि इस इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये डाइपोल अब आपको ऑसिलेट तो करेगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए में कहता है द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर। भैया एनी के लिए तो पॉसिबल नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर मेरा ये स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर हो जाए, यानी कि अगर डाइपोल को मैंने अंदर रख दिया तो भैया इस स्फेरिकल डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ही जीरो है, तो आपको कोई ऑसिलेशन नहीं होगा, राइट। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा यहां पे गलत है, ऑप्शन नंबर ए हमारा गलत है। बी में कहता है द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन एट एनी फाइनाइट वैल्यू ऑफ आर मोर देन कैपिटल आर, जो कि सही बात है। आर अगर कैपिटल आर से बड़ा है तो हमारे को ऑसिलेशन देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, बढ़िया है। देखो, द डाइपोल विल अंडरगो स्मॉल ऑसिलेशन विद एंगुलर फ्रीक्वेंसी दिस मच, अगर स्मॉल आर की वैल्यू 2r के बराबर है तो एक काम करते हैं, स्मॉल आर के टर्म्स में ना ओमेगा की एक जनरल वैल्यू को डिराइव कर लेते हैं। तो भाई साहब आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, आपके पास डाइपोल मोमेंट है, तो जो टॉर्क लगेगा दैट इज इक्वल टू योर पी ई साइन ऑफ थीटा।
ठीक। और टॉर्क को हम लोग एक और चीज लिख सकते थे, आई इंटू अल्फा। और स्मॉल ऑसिलेशन है ना, स्मॉल ऑसिलेशन है तो साइन थीटा को हम लोग यहाँ पे थीटा बोल सकते हैं। तो यहां से आपका अल्फा का वैल्यू आ जाएगा पीई डिवाइडेड बाई आई इंटू थीटा। यानी कि सर यही जो टर्म है यही मेरा ओमेगा स्क्वायर है, तो ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे पीई। और इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, इतना है, यानी कि सर पी सिग्मा आर स्क्वायर अपॉन एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, पीई डिवाइडेड बाई आई। तो यहां पे एक आई भी लिख दिया। अब अपने को यहां पे स्मॉल आर की जगह 2r डालना है। जब आप स्मॉल आर की जगह 2r डालोगे तो भैया आर स्क्वायर तो कटेगा, लेकिन डिनोमिनेटर में आपको एक 4 आएगा जो कि इस वाले ऑप्शन में नहीं दिख रहा है। यहां पे न्यूमरेटर में एक 2 है लेकिन डिनोमिनेटर में 8 नहीं है। अगर 8 होता तो भैया ये इसको मार के 4 बनता तो मैच कर भी पाते, यानी ऑप्शन नंबर सी नहीं मैच हो सकता। अगर स्मॉल आर की जगह हम लोग 10r लिख दे, यहां पे अगर तुम 10r लिख दोगे तो ये हो जाएगा 100r स्क्वायर मरेगा और नीचे में एक 100 बचेगा जो कि यहां पे दिख रहा है 100 एप्सिलॉन नॉट आई और ऊपर में सिग्मा पी नॉट, यहां पे आपको सिग्मा इंटू पी, ये पी आपका पी नॉट ही है बेसिकली। तो यस ऑप्शन नंबर डी मेरा मैच कर रहा है। तो इस सवाल का सही जवाब है हमको ऑप्शन नंबर बी एंड डी। मोर देन वन करेक्ट सवाल था। देखा ना कितना डुएबल क्वेश्चन है, मानते हो। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यह सवाल भी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है और इस टाइप का सवाल आपको पहले भी पीवाईक्यूज में देखने के लिए मिल चुका है। फ्लक्स का सवाल है और सॉलिड एंगल के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल कर रहा है। अ चार्ज इज केप्ट एट द सेंट्रल पॉइंट पी ऑफ अ सिलेंड्रिकल रीजन। ये आपके पास सिलेंडर है और यहां पे सेंटर पे एक पॉइंट पी पे चार्ज रखा हुआ है। अ चार्ज इज केप्ट, the two edges subtend a half angle theta at point P, राइट। तो भैया ये वाला जो एज है वो भी इस सेंटर पे एंगल थीटा हाफ एंगल सबटेंड कर रहा है और नीचे वाला जो एज है वो भी ऐसे हाफ एंगल थीटा सबटेंड कर रहा है। यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। when theta is 30 degrees then the electric flux through the curved surface of the cylinder is phi। कर्व्ड सरफेस से फ्लक्स बेसिकली आप डिराइव कर लो, राइट। और एक बार एंगल थीटा 30 डिग्री लो, एक बार एंगल थीटा 60 डिग्री लो, तो यही अपने को खेलना है। बढ़िया बात है सर। सर हाउ टू डिटरमाइन व्हाट इज द फ्लक्स थ्रू दिस कर्व्ड सरफेस, इसके लिए हमको क्या चाहिए, इसके लिए हमको क्या चाहिए, ध्यान से मेरी बात को सुनना। अगर ये हाफ एंगल थीटा है, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, इसको ऐसा कर दिया, इसको ऐसा कर दिया और ये आपके पास सर्कुलर रीजन है ही, सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है ये अपना, इस प्रकार से देखिएगा। गुड इनफ। तो सर ये जो सॉलिड एंगल है, ये जो सर सॉलिड एंगल है, दिस सॉलिड एंगल इज गिवन एज 2 पाई 1 माइनस कॉस ऑफ दिस हाफ एंगल कॉस ऑफ थीटा। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, यानी कि सर ये जो फ्लैट सरफेस है, ये फ्लैट सरफेस जो सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है दैट इज दिस ओमेगा। उसी प्रकार से नीचे वाला भी जो फ्लैट सरफेस है वो भी जो सॉलिड एंगल यहां पर सबटेंड कर रहा होगा वो भी ओमेगा होगा, ठीक है। तो जो टोटल फ्लैट सरफेस जो सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है वो इसका डबल है, यानी कि सर 4 पाई और ब्रैकेट खोल दो तो 4 पाई माइनस 4 पाई कॉस थीटा, ठीक। तो भैया कर्व्ड सरफेस टोटल कितना सॉलिड एंगल सबटेंड कर रहा है, चारों तरफ जो सॉलिड एंगल होता है वो है 4 पाई। 4 पाई में से फ्लैट सरफेस का अगर हम लोग सब्ट्रैक्ट कर दे तो भैया जो बचेगा वो हो जाएगा आपको कर्व्ड सरफेस के द्वारा, दैट इज इक्वल टू योर 4 पाई कॉस थीटा, ठीक है। गुड। नाउ what is the flux through the curved surface? What is the flux through the curved surface? तो चारों तरफ जो फ्लक्स होता है दैट इज इक्वल टू योर चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दिस इज द टोटल फ्लक्स, ठीक है। तो फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस इज इक्वल टू हाउ मच, दैट वुड बी योर फ्लक्स पर यूनिट सॉलिड एंगल मल्टीप्लाइड बाई सॉलिड एंगल जिसमें हमको इंटरेस्ट है। तो 4 पाई ने 4 पाई को मार दिया और ये अपने को हो जाएगा Q
डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे न्यूमरेटर में आपके पास एक कॉस थीटा भी आ जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि जो फ्लक्स है कर्व्ड सरफेस के थ्रू वो इसके बराबर है। अब Q यहाँ पे आपने Q रखा है, एप्सिलॉन नॉट कांस्टेंट है, मतलब थीटा चेंज करते जाओगे तो आपका फ्लक्स थ्रू कर्व्ड सरफेस भी बदलता जाएगा। बढ़िया है सर, यानी कि हम कह सकते हैं कि फाई C1 डिवाइडेड बाई फाई C2 इज इक्वल टू योर कॉस थीटा 1 डिवाइडेड बाई कॉस थीटा 2। हमसे कहता है कि जब एंगल 30 डिग्री था देन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द कर्व्ड सरफेस ऑफ द सिलेंडर इज फाई, राइट। तो अगर इसको हम लोग फाई कह दे तो नीचे वाला चीज हमको निकालना है, और ये एंगल आपका हो जाएगा cos 30 डिग्री, ये है cos 30 डिग्री, और अगर cos 60 डिग्री हो तो मेरे को ये फाई C2 कितनी है वो सॉल्व करना है। तो ये भी हो गया ना अपना, फाई C2 इज इक्वल टू 5 मल्टीप्लाइड बाई cos 60 डिग्री विच इज 1/2, और ये आपको हो जाएगा √3/2। तो यहां से अपने को बच रहा है 5/√3। तो यहां पे 5/√n है, यानी n की वैल्यू अपने को 3 हो जाएगी। क्लियर, एकदम सिंपल है। बढ़ते हैं आगे, ध्यान से देखना, बहुत ही स्टैंडर्ड वैरायटीज है, कुछ भी बहुत डिफरेंट नहीं लग रहा है। अब ये सवाल भी देखना, एकदम स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन वायर, ये जो देख रहे हो ना, ये इंफिनिटी टू माइनस इंफिनिटी, हैविंग ए यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी पर यूनिट लेंथ 5 नैनो कूलम पर मीटर, आपको लैम्बडा दे दिया है कि इस पे क्या है आपको चार्ज पर यूनिट लेंथ, इज पासिंग थ्रू अ स्फेरिकल शेल ऑफ रेडियस 1 मीटर एज शोन इन द फिगर, अ 10 नैनो कूलम चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली ओवर द स्फेरिकल शेल। तो ये जो स्फेरिकल शेल है इसके सरफेस पे टोटल चार्ज इतना है, ये चार्ज डेंसिटी नहीं है, टोटल चार्ज है ये। इफ द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द चार्ज रिमेन्स स्टैटिक, यानी कि इस चार्ज के वजह से ये वाला चार्ज आपको यहां वहां मूव नहीं कर रहा है, सब कुछ स्टैटिक है। द मैग्नीट्यूड ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स P एंड R इज हाउ मच, एक पॉइंट शेल के अंदर है और एक पॉइंट आपको शेल के बाहर है। ठीक है सर, अच्छा एक बार के लिए इस लाइन चार्ज को भूल जाओ, सिर्फ और सिर्फ इस स्फेरिकल शेल के ऊपर ध्यान दो जिसके सरफेस पे आपको कैपिटल Q चार्ज है। तो भाई साहब एक शेल के वजह से इसके इनसाइड पॉइंट पे जो पोटेंशियल होता है दैट इज कांस्टेंट KQ/R, और एक्सटर्नल पॉइंट पे होता है KQ/r। तो हम कह सकते हैं कि भैया VP माइनस VR दिस इज ड्यू टू दी स्फेरिकल शेल, तो वो अपने को हो जाएगा KQ/R माइनस KQ/r। ठीक है, इसको हमने बोल दिया है स्मॉल r, और अंदर में आपको कांस्टेंट होता है। तो यहां से हम चाहे तो KQ कॉमन ले लेंगे और ये हो जाएगा 1/R, जहां पे कैपिटल R है मेरे को 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, और ये डिस्टेंस अपने को 2 है। तो भैया K की वैल्यू है 9 × 10⁻⁹ और चार्ज की वैल्यू है 10 नैनो कूलम। सो 10 × 10⁻⁻9 मल्टीप्लाइड बाई 1/2। तो यहां से ये दोनों मरेगा एंड दिस बिकम्स योर 45 वोल्ट्स। अच्छा, अब व्हाट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट P एंड R ड्यू टू दिस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। ठीक है, इसके लिए आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्या तो आपको डायरेक्ट फॉर्मूला याद हो, जो कि कोई नेसेसरी नहीं है, नहीं भी याद है तब भी चलेगा, और होना भी नहीं चाहिए याद। हम तो बोलते हैं 10 सेकंड लगता है, 15 सेकंड लगता है, डिराइव कर लेना। आपको पता है E इज इक्वल टू योर माइनस dV/dr। ठीक है, यानी कि सर dV इंटीग्रल इज इक्वल टू माइनस E.dr इंटीग्रल। ठीक, अच्छा तो एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर की वजह से किसी भी r डिस्टेंस पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज 2k लैम्बडा डिवाइडेड बाई r, दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इसको यहां पे लिख देंगे, तो ये आपको हो जाएगा इंटीग्रल dv है ना, यानी कि डेल्टा v बोल दो इसको, डेल्टा v इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ माइनस 2k लैम्बडा बाई r, और आपका dr भी तो राइट साइड ही है, तो ये आपको हो जाएगा चुपचाप से dr। गुड इनफ। अच्छा, अब लिमिट कहां से कहां तक, तो भैया ये हो जाएगा आपको rp से लेके यहां तक rr तक, समझ रहे हैं ना, यानी कि 0.5 से लेके 2 मीटर तक। तो यहां पे लिख डालो 0.5 से लेके 2 तक। ठीक है, और ये डेल्टा v है, मतलब कि सर ये हो जाएगा VR माइनस VP, ये है VR माइनस VP।
नेगेटिव साइन को उधर लेके जाओगे तो ये हो जाएगा वीपी माइनस वी आर इज इक्वल टू 2k लैम्डा लॉग आर। उस पे लिमिट लगाते तो log 2 डिवाइडेड बाई 0.5 विच इज योर log 4। Very good. So 2 into 9 into 10 to the power 9 multiplied by lambda is your 5 nanocoulomb. So 5 into 10 to the power 9 minus 9 and multiplied by log 4. So log 4 is 2 log 2 and log 2 is 0.7. So 2 into 0.7 is 1.4. ठीक, तो ये दोनों अपने को मर गया यहाँ पे और this becomes your 2 9 18 मल्टीप्लाइड बाई दिस इंटू दिस इज हाउ मच, ये आपको 7 है क्या, तो ये आपको हो जाएगा 7 8 56 और ये आपको आ रहा है 126 वोल्ट्स। ठीक है, तो ये हुआ है Vp माइनस वी आर ड्यू टू द लाइन वायर और ये है ड्यू टू द स्फेरिकल शेल, यानी कि जो आपको टोटल Vp माइनस Vq होगा, सॉरी Vp माइनस वी आर होगा, दैट इज दिस प्लस दिस, और वो अपने को दिखाई दे रहा है 171 वोल्ट्स। तो ये इसका जवाब होना चाहिए 171। देखा, पेशेंटली किया हमने, एक ये वाला पार्ट है, एक ये वाला पार्ट है। कुछ बच्चों को ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रहता है, नहीं याद है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दिस इज वन ऑफ द अगेन वेरी बेसिक क्वेश्चन ऑफ कैपेसिटर। आपने इस टाइप का सवाल अपने प्रिपरेशन के दौरान जरूर से किया होगा। इजी सवाल है, वेरी इजी कैटेगरी का सवाल है। आपके पास यहां पे 4 प्लेट्स है, प्लेट का नामकरण दिया है S1 S2 S3 एंड S4, राइट। हर कॉन्जिक्यूटिव प्लेट के बीच का सेपरेशन स्मॉल d है और स्क्वायर प्लेट है विद द साइड ऑफ स्मॉल a, यानी कि अगर हम हर 2 प्लेट के बीच का कैपेसिटेंस आपको बोले तो वो आपको हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट इनटू एरिया डिवाइडेड बाय d, और इसको कहता है C नॉट बोल दो। ठीक बात है सर। अच्छा, D कहता है कि इट इज लेस मच लेस देन योर स्मॉल a, यानी कि आपका जो कैपेसिटर का ये जो फॉर्मूला होता है उसको जस्टिफाई कर रहा है और कोई बात नहीं है। ठीक है, इसके बीच में जो अपने लेते हैं ना सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट एंड ऑल, तो उसको जस्टिफाई कर देता है ये कंडीशन। आपका मैट्रिक्स मैच है। देखिए, द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विथ S2 एंड S3 नॉट कनेक्टेड। आपने S2 S3 को आपस में कनेक्ट नहीं किया है। हम एक बात बोले, एक काम करो, इस डायग्राम को हटा के ना चुपचाप से खाली इसका फ्रंट व्यू ड्रॉ कर दो, जिसमें बच्चे मेरे ख्याल से ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं। यानी इस प्रकार से डायग्राम बना दो, दैट विल मेक यू फील मच मोर कंफर्टेबल। ये आपका S1 है, ये आपका S2 है, ये आपका S3 है, ये आपका S4 है, और इसको भी S1 S2 के जगह बोलो चुपचाप से प्लेट नंबर 1 3 एंड 4। ठीक है, हमसे कहता है कि 2 और 3 आपस में कनेक्टेड नहीं है और हमको चाहिए बिटवीन द टर्मिनल 1 एंड 4। ठीक है, अगर नहीं पता है तो जो प्रोसेस बता रहे उसको, उस प्रोसेस को सीख लो। जिन 2 प्लेट्स के बीच में आपको इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस निकालने बोलता है, उन दोनों प्लेट्स के नंबर को दूर दूर लिख दो, बाकी बचे प्लेट के नंबर को बीच में कहीं लिख दो। ठीक है, अब 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, 2 और 3 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है, और 3 और 4 के बीच में एक कैपेसिटर बन रहा है। ये भी C नॉट है, ये भी C नॉट है, ये भी C नॉट है, तो इसका जवाब क्या हो जाएगा अपने को C नॉट बाई 3, C नॉट बाई 3, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, राइट। तो P का 3 के साथ मैचिंग है, जो कि इसमें भी है, इसमें भी है, यानी ऑप्शन नंबर B अपने को गलत हो जाएगा। ठीक बात है सर। अच्छा, इसको हटाइए, सेकंड पढ़ो। सेकेंड में कहता है द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S4 विथ S2 शॉर्टेड टू S3। आपने S2 और S3 को आपस में कनेक्ट कर दिया है। कनेक्ट करने का मतलब है, अब फिर से लिखो, प्लेट नंबर 1 और 4 के बीच का चाहिए ना, तो प्लेट नंबर 1 और 4 को दूर दूर लिखो, और 2 और 3 को क्योंकि आपने एक वायर से जोड़ दिया है तो 2 और 3 का पोटेंशियल अब सेम होगा, तो 2 और 3 को एक साथ एक जगह लिखेंगे। ठीक, 1 और 2 आपस में एक कैपेसिटर बना रहा है। बढ़िया है सर,
बढ़िया है। 2 और 3 के बीच में अब कोई कैपेसिटर नहीं बन रहा है, दोनों का पोटेंशियल ही सेम है, तो उनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस ही जीरो है, तो काहे का उनके बीच में कोई कैपेसिटेंस। 3 और 4 के बीच में आपको कैपेसिटेंस बन रहा है, तो ये रहा 3 ये रहा 4, तो इनके बीच में एक कैपेसिटर बना दो। तो भाई साहब ये भी सी नॉट ये भी सी नॉट, तो ये आपको हो जाएगा सी नॉट बाई 2, जो कि हमको दिख रहा है 2 में, यानी क्यू की मैचिंग आपको हो जाएगी 2 के साथ। तो किसी में आ रहा है क्या क्यू की मैचिंग 2 के साथ, क्यू की मैचिंग 2 के साथ? भाई साहब ये तो तीनों में दे दिया है, हालांकि इसको नहीं भी चेक करते एग्जामिनेशन में तो भी काम बन जाता। यहां तो हम लोग सारा ही चेक करेंगे, है ना, अपने को यहां पे सीखना भी है। वेरी गुड, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। नेक्स्ट हमसे कहता है द कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S3, इसके और इसके बीच में, एंड विथ S2 शॉर्टेड टू S4, आपने इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया है। 1 और 3 के बीच में बोला है, तो 1 और 3 को दूर दूर बनाओ, और 2 और 4 को एक साथ जोड़ दिया है, तो 2 और 4 को एक साथ लिखेंगे। 1 और 2 के बीच में कैपेसिटर बन रहा है, 2 और 3 के बीच में, यहां पे 2 है यहां पे 3 है ना, तो 2 और 3 के बीच में बन रहा है, 3 और 4 के बीच में भी बन रहा है, यानी यहां पे आपको एक और कैपेसिटर यूं बन रहा है। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये सी नॉट ये सी नॉट ये सी नॉट, ये दोनों सी नॉट आपस में पैरेलल में है, तो इनका हो जाएगा 2 सी नॉट। 2 सी नॉट और सी नॉट आपस में सीरीज में है, तो ये हो जाएगा 2 सी नॉट बाई 3, जो कि हमको 4 में दिख रहा है, यानी कि सर इसकी मैचिंग 4 के साथ होनी चाहिए। तो आर की मैचिंग 4 के साथ इसमें है, लेकिन इसमें नहीं है, तो ये वाला अपने को गलत हो जाएगा। हटाइए इसको, हटाइए इसको। चलिए आखिरी वाला भी चेक कर ही लेते हैं, है ना, जब इतना चेक किया है जीवन में तो लास्ट भी चेक कर लेते हैं। कैपेसिटेंस बिटवीन S1 एंड S2 विथ S3 शॉर्टेड टू S1, S3 शॉर्टेड टू S1, यानी इन दोनों को जोड़ा है, एंड S2 शॉर्टेड टू S4, और इन दोनों को आपने जोड़ा है, ठीक है, और निकालना है S1 S2 के बीच में। तो 1 को और 2 को दूर दूर लिखो, लेकिन 1 और 3 का पोटेंशियल सेम है, तो 1,3 लिखो। 2 और 4 का पोटेंशियल सेम है, तो 2,4 लिखो। अब देखो 1 और 2 के बीच में एक कैपेसिटेंस बन रहा है, तो बना दिया। 2 और 3 के बीच में बन रहा है कैपेसिटेंस, तो बना दिया। 3 और 4 के बीच में बन रहा है एक कैपेसिटेंस, तो बना दिया। तो भैया सी नॉट सी नॉट सी नॉट तीनों ही पैरेलल में है, यानी कि भाई साहब 3 सी नॉट जो कि हमको 1 में दिख रहा है, दिस इज S का 1। सो 3 2 4 1 3 2 4 1, यानी कि भैया A भी गलत है और C आपका यहां पे सही जवाब है। ठीक है, देख लो, ऐसे प्रश्न भी है आपके पास मार्केट में यहां पे। अगला प्रश्न देखिए, ये सवाल है आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। ठीक है, ध्यान से देखिएगा इसको, क्या बोल रहा है। An infinitely long wire located on the z-axis carries a current I along the positive z-axis। सबसे पहले तो भैया कोऑर्डिनेट सिस्टम अपना यहां पे ड्रॉ कर लीजिए, है ना। फिलहाल हम लोग अपने हिसाब से एक कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं, अब ये कितना यूजफुल है नहीं है वो अपने बाद में देखेंगे। ये अपना y एक्सिस है, ये हमारा x एक्सिस है, तो हमारा जो वायर है ना वो आपको यहां पे रखा हुआ है, और करंट जो है वो आपको आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। पॉजिटिव z एक्सिस वुड बी आउट ऑफ द प्लेन, करंट आपको बाहर की तरफ आ रहा है, यहां पे रखा हुआ है एक इनफाइनाइट लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, and produces a magnetic field B. The magnitude of line integral along the straight line from the point this to this is given by what? अब ये दोनों कोऑर्डिनेट्स को मार्क करो, ये दोनों आपको XY प्लेन में लाई कर रहे होंगे। एक पॉइंट आपको अगर यहां पे है, एंड दिस फेलो इज नथिंग बट योर -√3a, है ना, और एक और कोऑर्डिनेट होगा इसके ठीक सामने ही, क्योंकि भैया आपका जो y हाइट है दोनों में ही सेम है, तो एक और पॉइंट हम लोग यहां पे ऐसा ले लेते हैं, दिस फेलो इज योर a, दिस इज योर a, ठीक है सर। अच्छा ध्यान से देखेंगे, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, इसको ये दोनों आपको बस इमेजिनरी लाइन से और कुछ नहीं, है ना, दीज लाइंस, इसको एक काम करते हैं डॉटेड से दिखा देते हैं, खटक खटक खटक,
अच्छा, तो हमको चाहिए कि भैया ये जो करंट कैरिंग वायर है इसके वजह से लाइन इंटीग्रल इंटीग्रल बी डॉट डी एल, राइट, अलॉन्ग द स्ट्रेट लाइन, एक क्लोज लूप के लिए नहीं बोला है, बस एक स्ट्रेट लाइन के लिए हमको कह रहा है। क्योंकि अगर क्लोज लूप होता तो क्लोज लूप के लिए दिस इज इक्वल टू योर म्यू नॉट करंट इन करंट इन का मतलब है वो करंट जो कि आपको उस लूप के अंदर है। ठीक है सर, देखिए एक तरीका जो इस सवाल को सॉल्व करने का होगा विच इज, जो कि अधिकतर बच्चे जनरली इसको सॉल्व करते वक्त सोचते हैं उसी तरीके से, और हम आपको दो तरीका इसका दिखाएंगे सॉल्व करके, और दोनों ही आपको समझना जरूरी है। एक तरीका तो बिल्कुल वैसा है जैसे कि आप डेरिवेशन में करते थे, जब आपके पास एक इनफाइनाइट लॉन्ग वायर है और उसके वजह से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड डिराइव करना था, जनरल फॉर्मूला वाला 2k लैम्डा बाई आर वाला, ठीक है, के लैम्डा बाई आर साइन थीटा 1 साइन थीटा 2 वाला जो अपना इक्वेशन हुआ करता था। सो व्हाट वी कैन डू इज जॉइन दीज टू पॉइंट्स। ठीक, ओके सर, सबसे पहली बात ये उठती है भाई साहब कि आपका ये जो हाइट है वो a है, दिस हाइट इज a, ये जो आपका डिस्टेंस है वो √3 है, और ये डिस्टेंस अपने को a है। तो हम लोग बड़ी आसानी से देख सकते हैं कि ये वाला एंगल अपना कितना होगा। ये √3a है, ये a है, तो आप इस ट्राइंगल में tan थीटा 1 लगाते तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस √3 आता, यानी कि सर ये एंगल है 60 डिग्री, और ये a है, ये a है, मतलब सर ये वाला एंगल अपने को हो जाएगा 45 डिग्रीज। ठीक बात है, अच्छा, वेरी गुड। ठीक, अब क्या करो, एक बार के लिए इसको हटा दो, ये तो हम समझ ही गए ना कि क्या क्या यहां पे। अगर तुम ध्यान से देखो, लेट अस टेक एन एलिमेंट ओवर हियर, यहां पे हम लोग थीटा पे जाके डी थीटा सबटेंडिंग एक एलिमेंट ले लेते हैं, एंड दिस इज योर डीएल, दिस इज योर डीएल, ये अपना वो डीएल है, या फिर इसको डीएक्स बोल दो, यहां से एक्स पे जाके वो डीएक्स है। और इस तरीके से अगर देखोगे तो यहां से हमने वर्टिकल से रेफरेंस लिया है, दिस इज योर थीटा, एंड दिस छोटू सा एंगल इज योर डी थीटा, राइट। तो सर इस इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर के वजह से ये जो छोटा सा dx लेंथ है, इस लेंथ के पास मैग्नेटिक फील्ड कितना है और किस डायरेक्शन में है वो तो देख सकते हैं ना। ये आपको आउट ऑफ द प्लेन है करंट, तो आप लगाएंगे राइट हैंड थंब रूल, तो इस लोकेशन पे जो आपका मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो आपको आएगा आर वेक्टर के परपेंडिकुलर। कौन है आपका यहाँ पे आर वेक्टर, ये हमारा आर है, ये जो डिस्टेंस है ना, दिस डिस्टेंस इज योर स्मॉल आर, इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा अपना ये मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अच्छा, अब ध्यान से देखना, ये आपका dx है, दिस इज योर dx, दिस इज योर b, dx और b के बीच में एंगल कितना है, तो क्या वो आप देख पा रहे हैं? सेपरेटली यहां पे बना लो एक और डायग्राम, जस्ट टू नॉट टू गेट एनी कंफ्यूजन। ये एंगल अपना थीटा है, एंड दिस इज योर b, दिस इज योर b। अगर ये एंगल थीटा है तो ये भाई साहब अपने को 90 माइनस थीटा है, ये 90 है, तो सर ये एंगल वापस से अपने को थीटा हो जाएगा, यानी b और dx के बीच में एंगल है अपने को यहाँ पे थीटा इटसेल्फ, दिस एंगल इज थीटा इटसेल्फ। ठीक है, तो व्हाट इज b डॉट dl, b डॉट dl, b आपको हो जाएगा कितना, b आपको यहाँ पे है म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r, ये जो भी हमारा r है। ठीक है, एंड dl जो है, dl की जगह यहां पे हम लोग dx इस्तेमाल करेंगे, तो हमको जो चीज सॉल्व करना है दैट इज इंटीग्रल b डॉट dl, तो भैया b dl cos थीटा, b की जगह यहां पे लिखेंगे हम लोग म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई r, dl की जगह लिखेंगे dx, और डॉट प्रोडक्ट है तो इनके बीच का एंगल था थीटा, तो आप यहां पे लिख जाते cos ऑफ थीटा। अच्छा, और लिमिट कहां से कहां तक, लिमिट कहां से कहां तक, मेरा रेफरेंस यही था, यहां से एंटी क्लॉकवाइज हमने पॉजिटिव लिया है थीटा, यानी हमको पीछे से आते हुए आगे तक जाना है, तो अब यहां पे मेरा पीछे वाला एंगल हो जाएगा -45, तो -45 से लेके +60, यानी -π/4 से लेके π/3, ये लिमिट है। अगर हम थीटा पे लिमिट लगाए तो सर, अगर आप थीटा पे लिमिट लगा रहे हो तो dx को हटाओ यहां से,
तो भैया सबसे पहले तो हम लोगों को इस dx को d थीटा के टर्म्स में लिखना पड़ेगा, जो लिखना कोई मुश्किल वाली बात नहीं है। क्यों? क्यों? क्योंकि आपको ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है। विच ट्रायंगल? दिस ट्रायंगल। आपको ये ट्रायंगल दिखना चाहिए जहां पे ये डिस्टेंस a है, ये डिस्टेंस थीटा है और ये डिस्टेंस आपको x है। दिख रहा है ना ये ट्रायंगल, ये जो ट्रायंगल है, ठीक। अब इस ट्रायंगल में अगर हम तुमको ध्यान से पूछे तो भैया x और a में रिलेशन आप लिखते ना, tan थीटा इज इक्वल टू x बाई a, यानी x इज इक्वल टू योर a tan थीटा, यानी कि सर dx इज इक्वल टू a sec स्क्वायर थीटा d थीटा। तो dx का काम खत्म हो गया और r का काम भी तो खत्म कर सकते थे। ये अपने को r है यहां पे, तो भाई साहब r cos थीटा ही आपका a है, r cos थीटा ही a है। अब यहां पे आ जाइए, दिस इज योर म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई। आर की जगह लिखेंगे हम लोग a बाई कॉस थीटा, a बाई कॉस थीटा ऊपर जाएगा, यहाँ पे ऑलरेडी एक कॉस थीटा है तो कॉस स्क्वायर थीटा। dx की जगह हम लोग ये वाला टर्म लिखेंगे तो भैया a सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा सेक स्क्वायर थीटा मरेगा, a से मेरा यहाँ पे a भी मरेगा, तो आपके पास यहाँ बचेगा म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई इंटीग्रल डी थीटा। उसको इंटीग्रेट करोगे तो आपको आ जाएगा चुपचाप से यहाँ पे थीटा, और लिमिट आपको यहाँ पे आ रहा था ना -π/4 से लेके π/3। तो यहां से हमको जवाब दिखना चाहिए म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई, ये दोनों बेसिकली ऐड होएगा और ये आपको हो जाएगा 7π/12। तो 7/24 म्यू नॉट आई, विच इज योर ऑप्शन नंबर ए। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी नॉर्मल अप्रोच, जहां पे आप जो चीज जानते थे आपने वही अप्लाई किया है। इसमें हमने कुछ भी हाई फाई टेक्निक इस्तेमाल नहीं किया है। यही दो सब्स्टिट्यूशन आप उस डेरिवेशन में भी करते थे, जब हम लोग डिराइव करते हैं ना इनफाइनाइट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, या फिर आपको इवन करंट ऑल्सो, मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो। ठीक है सर। अच्छा, एक और इसका आप अप्रोच देख सकते थे, ध्यान से देखिएगा। इसको हटाते हैं हम, आप इसको दोबारा से पीछे जाके एक बार सुन लेना, just to get more clarity on it। ठीक है, इसको हटाया हमने। देखिए, तो मैंने क्या बोला, यहां पे ये जो वायर है ना, ये जो आपको वायर का क्रॉस सेक्शन है, अगर हम उसको थोड़ा सा और जूम करके बनाएं, ये जो आपका वायर का क्रॉस सेक्शन है, अगर हम लोग उसको थोड़ा सा और जूम करके बनाएं तो बना सकते हैं ना। क्या दिक्कत वाली बात क्या है? यहां दिक्कत तो कुछ है नहीं, वायर का क्रॉस सेक्शन दिखा रहे हैं हम लोग कि आपको वायर का क्रॉस सेक्शन है और आउट ऑफ द प्लेन इसमें आई करंट आ रहा है। ठीक है सर, इसको हम लोग कह देते हैं ए बी, और इस पॉइंट को हम लोग कह देते हैं यहां पे सी। ठीक, तो ये जो पूरा लूप है ना, नाउ लेट अस कंसीडर दिस क्लोज लूप बी ए सी बी। लेट अस कंसीडर अ closed loop BACB। तो what is the line integral about this closed loop? line integral B डॉट dl, ये आपको क्या हो जाएगा म्यू नॉट आई इन। ठीक बात है सर। अच्छा, लेकिन मजे की बात यह है कि भैया ये जो करंट कैरिंग वायर है, इसमें करंट आपको आउट ऑफ द प्लेन आ रहा है। इसके वजह से अगर मेरे से कोई इस पॉइंट पे फील्ड पूछेगा तो वो फील्ड आपको इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। इस पॉइंट पे पूछेगा तो परपेंडिकुलर होगा, इस पॉइंट पे पूछेगा तो परपेंडिकुलर होगा। अगर हमसे कोई इस पॉइंट पे पूछेगा तो यहां पे आप ध्यान से देखोगे तो फील्ड आपको ऐसे, लेकिन लाइन के परपेंडिकुलर होगा, लाइन के परपेंडिकुलर होगा, लाइन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, बढ़िया है सर। which means ये जो आपका लाइन इंटीग्रल अबाउट द क्लोज लूप है ना, इसको हम लोग लिख सकते थे तीन हिस्सों में। इसको हम लोग लिख सकते थे कि भैया लाइन इंटीग्रल बी डॉट डी एल फॉर दिस लेट अस से सी बी लाइन। यहां लिखते हम लोग लाइन इंटीग्रल फॉर बी ए लाइन, एंड दिस इज योर B dot DL for your AC line।
अगर तुम ध्यान से देखो तो यहां पे आपका बी डॉट डी एल, यहां पे एल वेक्टर और बी वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर है। यानी सर जब आप सीबी लाइन के लिए भी करोगे तब भी ये वाला टर्म आपको जीरो आएगा, जब आप एसी के लिए करोगे तब भी ये टर्म जीरो आएगा। विच मीन्स पूरे क्लोज लूप के लिए जो बी डॉट डी एल है वो बी ए लाइन के लिए भी होगा, क्योंकि ये दोनों टर्म तो सर जीरो हो गया है। इसका मतलब दिस इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू नॉट आई एन। दिस जो हमसे पूछा है दिस इज ऑल्सो इक्वल टू म्यू नॉट आई इन। अच्छा, तो म्यू नॉट तो हमको पता है, व्हाट इज आई इन, व्हाट इज आई इन। अगर तुम ध्यान से देखो तो ये पूरा जो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है इसमें मेरा आई करंट है, और ये जो मेरा एंगल था जो हमने अभी कुछ देर पहले देखा था ना कि भैया ये 60 डिग्रीज है और ये हमको 45 डिग्री है, यानी जब पूरा 360 डिग्री था, समझना ये आपका वो सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, ये सर्कुलर क्रॉस सेक्शन है, और ये है वो सेक्टर दिस 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 दिस, जिसमें जो ये वो करंट है जो कि इस लूप के अंदर आ रहा है, यही तो वो करंट है जो कि लूप के अंदर है। तो ये करंट कितना है उसके लिए 60 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यानी कि भाई साहब जब 360 डिग्री था तो करंट आई था, तो 60 प्लस 45 आपको होता है 105 डिग्री। तो भैया मेरा इनसाइड करंट क्या हो जाएगा, आई इंटू 105 डिवाइडेड बाई 360। ठीक है, अच्छा ये कुछ कैंसिल आउट हो रहा है क्या, 5 2 1 ये आपको हो जाएगा 5 7 35 एंड 2, और कट रहा है क्या, दिस इज योर 3 7 एंड दिस इज योर 24, तो आ गया 7i बाई 25। तो यहां लिख दो 7i बाई 24, सॉरी 24, जो कि फिर से मेरा ऑप्शन नंबर ए मैच हो रहा है। तो हमने आपको दोनों ही अप्रोच समझा दिया है, दोनों ही अगर समझ में आए, दोनों आए तो बहुत ही अच्छी बात है। ठीक है, चलिए ये आपका एक और सवाल है, ये भी आपको मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का सवाल है, एंड दिस क्वेश्चन नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ 3D विजुअलाइजेशन। ठीक है, बाकी सवाल बेसिक सवाल है आपको एकदम। A thin, stiff insulated metal wire is bent into a circular loop with its two ends extending tangentially from the same point of the loop. The wire loop has mass m and radius r, and it is in the uniform magnetic field B0, जो कि फील्ड ऊपर की तरफ है, वर्टिकली अपवर्ड्स है। Initially it hangs vertically downwards because of acceleration due to gravity। ठीक है, on the two conducting supports P and Q, ये दो सपोर्ट है आपको। When a current I is passed through the loop turns about the line PQ by an angle of theta given by, तो आपसे वो एंगल थीटा पूछ रहा है। अब देखिएगा इस सवाल में कंफ्यूजन या दिक्कत बच्चों को हुई थी दैट इसमें बहुत डिस्टिंक्ट क्लैरिटी नहीं समझ में आ रहा है कि क्या ये सवाल को हमको इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व करना है या फिर मैक्सिमम एंगल थीटा के लिए। लेकिन पेपर है आपको जेईई एडवांस का, सो अगर वो लोग ये चाहते ना कि आप ये बताइए कि ये लूप आपको मैक्सिमम कितना एंगल डिफ्लेक्ट किया होगा, तो वो लोग लिखते, राइट, द लूप टर्न्स अबाउट द लाइन पी क्यू बाय अ मैक्सिमम एंगल थीटा वेयर थीटा इज गिवन बाय व्हाट। ये एक जनरल चीज पूछ रहे हैं, आपने इसमें करंट आई दे दिया, द सिस्टम हैज अचीव्ड इक्विलिब्रियम, और एंगल थीटा वो रोटेटेड है, तो आपसे वो इक्विलिब्रियम वाली एंगल थीटा सवाल में पूछ रहा है। कल को अगर मैक्सिमम एंगल थीटा पूछता तो जवाब क्या होता वो भी हम आपको समझा देंगे। फिलहाल के लिए इसका हमें ड्रॉ करना पड़ेगा साइड व्यू। साइड व्यू समझते हो क्या होता है? साइड व्यू का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जर्वर लेफ्ट साइड से इस चीज को देखे, हालांकि बहुत एग्जैक्ट नहीं बनाएंगे, अदरवाइज आपको लेफ्ट साइड से ये सर्कल एक सिर्फ लाइन दिखाई देगा, बट स्टिल वी विल ट्राई टू ड्रॉ साइड व्यू इसका। तो अगर साइड व्यू देखोगे ना तो उसको एक वर्टिकल सर्कुलर लूप इस प्रकार से कुछ दिखाई देगा, देखिएगा एकदम इस प्रकार से उसको ये लूप दिखाई देगा। ठीक है, और ये रहा PQ, यानी इसके अबाउट तुम समझ लो कि ये जो है आपको ऐसे ऑसिलेट कर सकता है या फिर रोटेट कर सकता है। ठीक है, अच्छा सपोज कीजिए कि इसके अंदर जो आपने करंट फ्लो करवाया वो करंट फ्लो आपने लेटस से कुछ ऐसे करवा दिया है,
ठीक है, आपने करंट ऐसे करवाया है। अगर आपने करंट ऐसे करवाया तो जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो तुम देखो लेफ्ट साइड आ रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट लेफ्ट साइड आएगा। ध्यान से देखना, मैंने करंट इसमें ऐसे बहा दिया है तो जो मैग्नेटिक मोमेंट होगा इस समय वो आपको ऐसे आएगा। दिस इज योर एम वेक्टर। अच्छा, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड है वो तो सर हमेशा ऊपर की तरफ है, दैट इज योर बी नॉट। तो तुम देख सकते हो कि भैया एम क्रॉस बी के वजह से ये आपको रोटेट किया होगा। एम क्रॉस बी तुम अगर करोगे, ध्यान से देखना, एम लेफ्ट साइड है और बी ऊपर की तरफ है, तो आपको करना यहां पे एम क्रॉस बी, एम क्रॉस बी। तो आपको दिखना चाहिए कि ये किस तरफ रोटेट करेगा, ये लेफ्ट साइड रोटेट करेगा कि ये आपको राइट साइड रोटेट करेगा। पॉज कीजिए 3 सेकेंड वीडियो को और सोचिए कि आपको किधर मूव करेगा। टॉर्क इज इक्वल टू योर एम क्रॉस बी। ठीक है, एक वेक्टर हमको लेफ्ट साइड है, एक वेक्टर मेरे को ऊपर की तरफ है, तो सेंस ऑफ रोटेशन आपको किधर की तरफ होगा। समझ में आ गया, राइट। एम क्रॉस बी क्या है, आपका थंब यहां पे इनटू द प्लेन आया होगा, थंब आपका इनटू द प्लेन है, तो टॉर्क का डायरेक्शन जो है वो जनाब आपको आया है इनटू द प्लेन, राइट। इनटू द प्लेन का मतलब होता है, इनटू द प्लेन का मतलब होता है कि ये आपको लूप है ना, अब कुछ देर बाद ऐसे हो गया होगा। ध्यान से देखिए, इनटू द प्लेन का मतलब है कि आपका जो रोटेशन है ना, सेंस ऑफ रोटेशन, वो आपको क्लॉकवाइज है, तो ये आपको ऐसे उठ गया होगा और इसी पॉइंट के अबाउट, यानी कि इसी रॉड के अबाउट ये आपको रोटेट करेगा। तो हमने बोला कि मान लीजिए कि भाई साहब ये आपको रोटेट किया और ये एंगल थीटा रोटेट किया। अब ये एंगल थीटा अगर हम लोग इक्विलिब्रियम के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो एंगल थीटा पे ये अगर जाके रुका है, समझिएगा, ये आपको लूप का डायमेट्रिकल एक्सिस और ये आपको लूप का डायमेट्रिकल एक्सिस। सो दिस इज द एंगल थीटा दैट वी आर टॉकिंग अबाउट। अब अगर ये लूप इस ओरिएंटेशन में रुका है, रेस्ट पे आया है, तो दो टॉर्क आपस में एक दूसरे को काउंटर कर रहे होंगे। जब ये लूप एंगल थीटा से रोटेट कर गया तो एम वेक्टर भी अब आपको अलग दिशा में होगा। लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली, लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। हम लोग एक काम करते हैं, ये वाले लूप को भी एक बार मिटा देते हैं ताकि डायग्राम ज्यादा क्लमजी अपने को ना दिखाई दे, है ना। अब हमारा जो m वेक्टर है वो ऐसे है और मेरा जो b वेक्टर है वो तो सर आज भी वर्टिकली ऊपर ही है, उसमें कोई इफ एंड बट नहीं है। दिस इज योर m एंड दिस इज योर b, ठीक है। अच्छा, अब ये बताना हमको m क्रॉस b, अभी भी अगर तुम जब m क्रॉस b करेगा ना तो आपको एक टॉर्क, आपका जो मैग्नेटिक टॉर्क है वो अभी भी आपको इस सेंस में है, लेकिन इसके सेंटर ऑफ मास से आपको जो mg पास कर रहा है वो इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क ऐसे लगाएगा। यानी कि सर अगर ये लूप अभी इक्विलिब्रियम में है तो टॉर्क ड्यू टू mg मस्ट बी इक्वल टू योर मैग्नेटिक टॉर्क। दोनों टॉर्क आपस में एक दूसरे को काउंटर कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, ठीक है सर। अब अगर हम लोग mg के टॉर्क की बात करेंगे तो भैया ये जो आपका लेंथ है, दिस लेंथ इज योर रेडियस के बराबर, रेडियस के बराबर। तो इस रेडियस का ये वाला जो कंपोनेंट हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर हाउ मच। आपको एंगल थीटा पता है ना कौन सा एंगल है, ये एंगल थीटा सवाल में दे रखा है कि कितना एंगल रोटेट किया है लूप, दिस इज योर एंगल थीटा। तो भैया ये जो चीज हो जाएगा, दिस इज गोइंग टू बी योर आर साइन थीटा। तो ये आपको हो जाएगा mg r साइन थीटा, टॉर्क ड्यू टू दी वेट, और ये है आपको टॉर्क ड्यू टू m एंड b, जो कि आपको हो जाएगा mb साइन ऑफ फाई, वेयर फाई इज द एंगल बिटवीन योर m वेक्टर एंड योर b वेक्टर। अगर ये एंगल थीटा है तो भाई साहब तुमको दिख रहा होगा कि ये एंगल थीटा है, मतलब सर ये एंगल 90 माइनस थीटा है। तो ये फाई की जगह हमको लिखना चाहिए था 90 माइनस थीटा। दिखाई दिया ना, ये एंगल थीटा बोले तो ये एंगल थीटा, बोले तो ये एंगल 90 माइनस थीटा, ठीक है सर। अच्छा, बहुत ही सुंदर, अद्भुत। ये आपको हो जाएगा कॉस थीटा, यहां पे साइन थीटा है ही, तो साइन थीटा डिवाइडेड बाय कॉस थीटा, यहां आपको हो जाएगा mb,
डिवाइडेड बाई ये आपको हो जाएगा mgr। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि tan थीटा है और m और देखना tan थीटा इज इक्वल टू m आपको होता है करंट इनटू एरिया। एरिया आपको हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, या आपको एक b भी आएगा डिवाइडेड बाई एम जी इंटू कैपिटल आर। आपका यहां से एक r और r आपस में मरेगा, सो दिस वुड बिकम योर आई पाई आर बी डिवाइडेड बाई योर एम जी। ठीक है, b की जगह यहां पे लिख दो b नॉट। तो इसके हिसाब से आपको ऑप्शन नंबर ए जो है वो सही आता हुआ दिखेगा। अगर ये मैक्सिमम एंगल पूछता तो बेसिकली आंसर आपको ध्यान में है, इस टाइप का सवाल में आंसर आपको 2 थीटा हो जाता है। देखिए ये अपना है क्वेश्चन नंबर 7 और ये सवाल है आपका मूविंग चार्जेस का। ठीक है, सवाल में क्या कहता है, आपके पास एक पॉजिटिव सिंगली आयनाइज्ड एटम ऑफ मास नंबर am is accelerated from rest by the voltage 192 volts। ठीक है, thereafter it enters a rectangular region of width w with a magnetic field b naught is equal to 0.1 k cap। यानी कि भैया पॉजिटिव z डायरेक्शन में, जैसा कि हम देख रहे हैं आउट ऑफ द प्लेन है, as shown in the figure, the ion finally hits a detector at a distance x below its starting trajectory। तो आपका आयन है, आपने उसको 192 पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाया है, इट हैज गेन सम वेलोसिटी, वो आता है राइट, एंड फील्ड के परपेंडिकुलर आपको वो एंटर करता है। फील्ड आपको है भाई साहब आउट ऑफ द प्लेन। तो अगर आपका फील्ड आउट ऑफ द प्लेन है, आपकी वेलोसिटी वेक्टर अगर इस प्रकार से है, तो तुम v क्रॉस b करके देख सकते हो कि आपका जो थंब आ रहा है ना, वो आपको आ रहा होगा डाउनवर्ड्स। यानी कि भैया ये चार्ज आपको बेंड करता हुआ, सर्कुलर पाथ करता हुआ इस प्रकार से मूव करेगा, सेमी सर्कल करेगा बेसिकली आपको ये। ठीक है, अच्छा सर, वेरी गुड। नीचे आपने रखा है एक डिटेक्टर, एक ऐसा मटेरियल जिसपे जब आयन टकराता है तो आप डिटेक्ट कर पाते कि आयन कोलाइड किया। ठीक बात है सर। डिटेक्टर का जो अपर पार्ट है वो इस स्ट्रेट लाइन से x नॉट दूरी पे है और डिटेक्टर का जो लोअर एंड है वो इस स्ट्रेट लाइन से x1 दूरी पर है। ठीक है, वेरी गुड। ये जो x है, दिस x इज द डिस्टेंस जहां पर ये चार्ज आपको डिटेक्टर के साथ कोलाइड करता है। ठीक है सर, अच्छा। मास ऑफ न्यूट्रॉन या फिर प्रोटॉन हमको सवाल में दे रखा है इतना लेना, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इज दिस मच, राइट, एंड द वैल्यू ऑफ x फॉर H प्लस आयन इज 4 सेंटीमीटर। सबसे पहली बात, ये आपको गया इस प्रकार से मूव किया, सेमी सर्कल करता हुआ इधर आके ये आपको टकराया, तो आपका जो ये x है, दिस x इज नथिंग बट ट्वाइस ऑफ रेडियस, जो भी इस ट्राजेक्टरी का आपको रेडियस होगा। और सर रेडियस जो होता है वो आपको होता है mv डिवाइडेड बाई क्यूबी। हाँ जी, सो x इज इक्वल टू 2 डिवाइडेड बाई क्यूबी, और मास इनटू वेलोसिटी यानी मोमेंटम को हम लोग लिख सकते थे 2m इनटू काइनेटिक एनर्जी। एंड व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? दैट इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो ये बड़ा ही स्टैंडर्ड सा फॉर्मेट है, कुछ भी इसमें नयापन वाली बात नहीं है। तो ये आपको हो जाएगा 2mq इनटू पोटेंशियल डिफरेंस। तो यहां से हम लोगों के पास x का एक जनरल इक्वेशन निकल के आ गया है। आप इस टर्म को अगर रूट के अंदर भेज दोगे ना, तो ये आपको हो जाएगा 2, यहां पे आपके पास हो जाएगा 2mv डिवाइडेड बाई q स्क्वायर की जगह सिर्फ q बचेगा और b की जगह यहां पे हो जाएगा b स्क्वायर। तो ये हमने x का इक्वेशन पता कर लिया है। अब इसमें अपने को बस डेटास को सब्स्टिट्यूट करना है। तो आइए मिलकर सब्स्टिट्यूट करते हैं। 2 राइट, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू मास। भैया मास किसका है यहाँ पे? हाइड्रोजन प्लस, यानी कि भैया यहाँ पे आपके पास क्या है? हाइड्रोजन प्लस लिखो, यहाँ पे एक प्रोटॉन का यहाँ पे मास डाल दीजिए। दिस इज इक्वल टू योर 5/3 इंटू 10 टू द पावर -27। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल डिफरेंस विच इज योर 192 होल डिवाइडेड बाय, या फिर नीचे में यहाँ पे लिख दो q इंटू बी का स्क्वायर, q इज इक्वल टू दिस मच। तो ये आपको हो जाएगा 1.6 10 टू द पावर -19 डिवाइडेड बाय b का स्क्वायर। कहाँ है हमारा मैग्नेटिक फील्ड? 0.1, यानी कि सर 10 टू द पावर -2। ठीक बात है। अच्छा, अब देखो
-19 -12 -2 -21, ऊपर गया तो ये आपको हो जाएगा कितना 10 टू द पावर -6, और क्या कटेगा 2 इंटू 5 10, ये डेसिमल का 10 ऊपर गया तो 100, तो ये आपको हो जाएगा 10 टू द पावर -4, जो कि बाहर आ जाएगा तो 2 इंटू 10 टू द पावर -2 बचेगा। ठीक है, तो रूट में अपने पास बच रहा है यहां पे न्यूमरेटर में है 192 और डिनोमिनेटर में है 3 इंटू 16। इसको अगर कट करे तो कट हो रहा है क्या 1, और ये आपको हो जाएगा 2, यानी कि ये इसको कट करेगा तो ये आपको हो जाएगा 4, तो 4 बाहर आएगा तो ये आपको हो जाएगा 4 इंटू 10 टू द पावर -2 मीटर, या फिर सर 4 सेंटीमीटर, जो कि मेरे पास ऑप्शन नंबर ए में बिल्कुल है। ठीक, बढ़िया है सर। अच्छा, द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर एन आयन विथ AM इक्वल्स टू 144। भैया मास नंबर अगर 144 है, और है ये सब देखिए सिंगली आयनाइज्ड, राइट, तो आपका जो चार्ज है वो आप सिर्फ 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 ही देंगे। लेकिन अगर मेरा मास नंबर ही 144 हो गया है तो इस पूरे इक्वेशन में न्यूमरेटर में एक 144 भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये है मास ऑफ 1 प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो भी है आपका। ठीक है, और हाइड्रोजन प्लस में क्या है, मास नंबर आपका 1 के बराबर था, अब मास नंबर आपका हो गया 144, तो यहां पे 144 भी एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई होगा। 144 मल्टीप्लाई होने का मतलब है कि रूट के बाहर आ जाएगा 12, रूट के बाहर आएगा 12, यानी 4 के साथ 12 मल्टीप्लाई कर दो 48 सेंटीमीटर, जो कि यहां पे है, तो ऑप्शन नंबर बी भी हमारा सही जवाब था। ठीक है, एकदम ए और बी बहुत इजीली कैलकुलेट कर सकते थे, एकदम जेई मेंस में से सवाल आपको आ जाते निकल के। फॉर डिटेक्टिंग आयन विथ मास नंबर मोर देन इक्वल टू 1 एंड लेस देन इक्वल टू 196। सबसे पहली बात, अगर मास नंबर 196 है तो एक्स की वैल्यू क्या होती, तो यहां पे न्यूमरेटर में अगर हम लोग एक 196 भी मल्टीप्लाई कर देते तो रूट के बाहर निकलता आपका 14, तो 14 इंटू 4 इज 56 सेंटीमीटर, 56 सेंटीमीटर। तो भैया अगर मेरा AM 196 है तो x मेरे को निकल के आएगा 4 इंटू 14, दैट इज योर 56 सेंटीमीटर। तो हमसे पूछ रहा है द मिनिमम हाइट, कम से कम डिटेक्टर का लेंथ शुड बी 55 सेंटीमीटर। क्या ये सही है या गलत है? बढ़िया है सर, ध्यान से देखना। जब आपका मास नंबर 1 था, जब आपका मास नंबर 1 था तो x की वैल्यू थी 4 सेंटीमीटर। देखिएगा एकदम, आपको मिनिमम कम से कम इसको लेंथ यूज करना है, और हमारा ये सब कंडीशन, ये सब चीज, ये सब मेजरमेंट भी हो जाना चाहिए। x इक्वल्स टू 4, तो हम क्या कह रहे हैं, हम क्या कह रहे हैं यहां पे, एक बार ध्यान से देखना मेरी बात को। यहां पे आपने वो बनाया रेक्टेंगुलर रीजन, ये वो ट्राजेक्टरी है जिसपे आपको वो आयन मूव करके इसके अंदर एंटर मारता है। एंड व्हाट आई एम सेइंग इज, डिटेक्टर को आप एग्जैक्टली 4 सेंटीमीटर नीचे रखो, इसके डिटेक्टर को यहां से यहां है ना एग्जैक्टली रखो आप 4 सेंटीमीटर, ताकि जब वो इसमें एंटर करके यहां से निकले तो भी डिटेक्टर के अपर एंड पे टकरा जाए और डिटेक्ट हो जाए, तो मेरा ये वाला डिटेक्ट हो जाएगा। ठीक बात है सर। एंड x इक्वल्स टू 56 सेंटीमीटर, तो जब यहां से यहां मूव करे तो हम चाहते हैं कि एकदम लोअर एंड में आते आते, लोअर एंड में आते आते यहां से यहां की सर दूरी अपने को हो जाए 56 सेंटीमीटर, तो मेरा 196 मास नंबर भी डिटेक्ट हो जाता, राइट। तो सर इसके बीच का सब कुछ अब यहां पे डिटेक्ट तो हो ही जाएगा। जब ये भी डिटेक्ट हो रहा है और ये भी डिटेक्ट हो रहा है तो बाकी सब तो सर कहीं बीच में ही लाई करेगा, सब कोई डिटेक्ट हो जाएंगे। हाँ सर, आप बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। इसका मतलब इसकी लेंथ कितनी हो गई है, 56 माइनस 54, दैट इज योर 52 सेंटीमीटर। तो मिनिमम 52 सेंटीमीटर से मेरा काम बन जाएगा 55 सेंटीमीटर, यानी कि 3 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा लेंथ लेके बर्बाद नहीं करना है। 52 सेंटीमीटर में काम चल जाएगा, चल जाएगा जनाब, बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा।
द मिनिमम विड्थ, ये जो हमारा विड्थ है ऑफ द रीजन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड फॉर डिटेक्टिंग 196, तो भैया 196 का मतलब हुआ था कि x की वैल्यू है 56, और x क्या था सर, x क्या था, x आपको क्या है, x आपको है ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो भैया इस केस में रेडियस क्या हो जाएगा, इसका आधा, रेडियस आपको हो जाएगा 28 सेंटीमीटर। तो भाई साहब जब ये आपको ऐसे मूव करता है ना, तो ये वाली चीज 28 सेंटीमीटर, यानी कि भैया फील्ड का जो विड्थ है ना 28 सेंटीमीटर तक भी होगा तो काम चलेगा, उससे कम नहीं चलना चाहिए। 28 का 29 कर दोगे तो इट इज अ कंफर्ट रीजन, राइट, एक्स्ट्रा ही मिल रहा है। तो यहां तो 56 कह रहा है मिनिमम विड्थ, नहीं भाई साहब, अगर 56 की जगह 28 लिखा होता तो सही होता। 56 है तो सर कोई जरूरत ही नहीं था इतने का, गलत हो गया है। तो इस सवाल का सही जवाब हमको ऑप्शन नंबर ए एंड बी है, ए एंड बी है। ठीक है सर, ये था आपको बड़ा ही एक बेसिक सा सवाल। इससे भी अगर बेसिक सवाल देखना है तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 8 में। ये सवाल आप एलआर सर्किट के कैटेगरी में डाल सकते हैं। इट्स दिस क्वेश्चन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलआर सर्किट एंड एलसी ऑसिलेशन। ठीक है, देखिएगा, मैट्रिक्स मैच है। द सर्किट शोन इन द फिगर कंटेन्स एन इंडक्टर L, कैपेसिटर C0, resistor R0 and an ideal battery. The circuit also contains two switches K1 and K2. एक ये वाला की है, एक ये वाला की है। शुरुआत में दोनों ही ओपन था, ठीक। आपने K1 को क्लोज किया, जैसे ही क्लोज किया समय शून्य पे, उसी वक्त रेजिस्टेंस में आपका करंट कितना है, क्यों कि K1 is closed and immediately after this the current in R0 is found to be I1। तो भैया जैसे ही तुम क्लोज करते हो उस समय सर्किट में जीरो करंट होता है, पढ़े हो ना ग्रोथ ऑफ करंट। समय शून्य पे सर्किट में करंट जीरो होता है। इंडक्टर ऑफर्स इनफाइनाइट रेजिस्टेंस, इट एक्ट एज ओपन सर्किट, ऐसे बोल सकते थे। यहां पे कोई करंट नहीं होगा समय शून्य पे, यानी I1 जो होगा वो आपको जीरो होगा, यानी P की मैचिंग आपको 1 के साथ हो रही है, जो कि इसमें भी दिया हुआ है, इसमें भी दिया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत है यहां पे। ठीक है सर, फिर आपने इसको क्लोज कर दिया, बहुत समय बाद स्टेडी स्टेट अचीव हो जाएगा। स्टेडी स्टेट, और ये अभी भी ओपन है, तो स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद इंडक्टर विल एक्ट एज अ प्लेन वायर। स्टेडी स्टेट अचीव होने के बाद सर्किट में करंट है I2, तो सर I2 क्या हो जाएगा, I2 हो जाएगा मेरे को ये 20 डिवाइडेड बाई ये जो रेजिस्टेंस है, सो दिस बिकम्स योर 4 एम्पियर, और ये तो सर ओपन ही था, तो I2 इज इक्वल टू 4 एम्पियर, Q की मैचिंग 3 के साथ है। बहुत ही सिंपल है भाई साहब, बहुत ही सिंपल है। अच्छा, फिर आपने क्या किया, जब इसमें स्टेडी स्टेट अचीव हो गया है, आपने K1 को ओपन किया, इंडक्टर में मस्त एक मैग्नेटिक एनर्जी स्टोर हो गया है, हाफ Li²। आपने K1 को ओपन किया और अब आपने K2 को क्लोज कर दिया। ठीक है, जैसे ही K2 को क्लोज किया उस समय इंडक्टर में आपको करंट 4 एम्पियर था, इसमें आपको एक हाफ Li² एनर्जी है। अब ये कैपेसिटर और एलसी ऑसिलेशन होगा, यानी अभी शुरुआत में सारा का सारा एनर्जी इसके पास है इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक एनर्जी, और कुछ समय बाद ये पूरा एनर्जी ट्रांसफर हो जाएगा इसमें इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी। ठीक बात है सर। अच्छा, तो ये दोनों आपस में बराबर होना चाहिए। तो अगर कोई हमसे पूछेगा कि भैया कैपेसिटर के अक्रॉस मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहा होगा, तो दोनों को इक्वेट कर दो, हाफ ने हाफ को मार दिया और यहां से आपको निकल जाएगा V0 इज इक्वल टू योर L/C, ये आपको हो जाएगा, अच्छा ये V² है ना, तो ये आपको हो जाएगा बेसिकली I √ ऑफ L/C। I की वैल्यू कितनी थी, 4 एम्पियर, तो 4 एम्पियर लिखो यहां पे, √ ऑफ इंडक्टर L की वैल्यू कितनी है 25 मिली हेनरी, तो 25 × 10⁻³ और C की वैल्यू है 10 × 10⁻⁻6। ठीक, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻5, ऊपर गया तो 100, तो सर ये हमको निकल के आ रहा है 4 × 5 × 10, यानी कि सर 200, जो कि यहां पे दिख रहा है। तो V0 की वैल्यू सर ऑप्शन मैट्रिक्स में यहां पे 5 के पास है, सो S का 5 इसमें है, यहां पे भी नहीं है, तो सर अच्छा यहां पे भी S का 5 है, यहां पे S का 5 नहीं है, तो C गलत।
अब आर को चेक करो, द वैल्यू ऑफ ओमेगा नॉट एलसी ऑसिलेशन में आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है, 1 डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ एलसी। ठीक है, अंडर रूट ऑफ एलसी। एल की वैल्यू कितनी थी यहाँ पे 25 मिली हेनरी, सर 25 इंटू 10⁻³ और ये अपने को हो जाएगा 10⁻⁻5, तो ये अपने को हो जाएगा 5 इंटू 10⁻⁻4। ठीक है, तो ये ऊपर जाएगा तो भैया 10,000, तो ये आपको हो जाएगा 2000, यानी कि सर 2 किलो रेडियन। तो यहाँ पे ओमेगा नॉट एस डैश किलो रेडियंस यानी कि 2, तो भैया आर की मैचिंग 2 के साथ है, सो 1325, 1325। तो ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है, बी भी गलत हो गया है। ठीक है, बहुत इजी, इजीएस्ट क्वेश्चन आप इसको कह सकते हैं, राइट। अच्छा, इस सेशन का ये आपको आखिरी सवाल है एंड कहीं ना कहीं बहुत से बच्चों को यही सवाल दिक्कत दिया भी है, राइट। दिक्कत दिया है, अगर आप ग्राफ एलिमिनेशन कर सकते हैं तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं तो इसका पूरा फंडामेंटल समझ में आना चाहिए। ध्यान से सवाल को पढ़ते हैं, ठीक है। अच्छा, हमको कहता है कि भैया ये हमारा एक x = 0 का आपने लाइन बना दिया है, नीचे में आपके पास एक फिक्स्ड रीजन है, ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगुलर रीजन है, इसका जो लेंथ है, इसका जो हाइट है ना, ये आपको L दिया हुआ है। अमूमन आपको इक्विलैटरल ट्रायंगल का साइड लेंथ देता था सवालों में, यहाँ पे साइड लेंथ L नहीं है, सो डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड विद दैट। ये जो आपको वर्टिकल हाइट है ना, वो आपको L दिया हुआ है, और इसी रीजन में आपके पास मैग्नेटिक फील्ड है, इसी पूरे रीजन में आपको मैग्नेटिक फील्ड है, और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको पॉजिटिव z डायरेक्शन में है, यानी कि आउट ऑफ द प्लेन है। जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो आपको इसी रीजन में है और वो आउट ऑफ द प्लेन है, ठीक। अच्छा, आपके पास ऊपर में एक और ट्रायंगुलर वायर है, देखिएगा ऐसे करके आपके पास ऊपर में एक ट्रायंगुलर वायर है, और ये वायर कांस्टेंट स्पीड v के साथ नीचे मूव करना शुरू करता है। तो आप देख सकते हैं जैसे जैसे वायर नीचे मूव कर रहा है, इस वायर के अंदर फील्ड इंक्रीज हो रहा है, फिर ये वायर और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, और इस प्रकार से ये वायर पूरा का पूरा नीचे वाले फील्ड को एग्जिट भी कर जाएगा। इस पूरे मोशन के दौरान आपका जो इस लूप में ईएमएफ इंड्यूस हुआ है उसका रिलेशन x के साथ, ये जब आपको नीचे मूव कर रहा है, कुछ देर बाद आपको ये लूप ऐसे हो गया होगा, कुछ देर बाद ये लूप ऐसे हो गया होगा, तो ये लूप कितना नीचे गया है, आपको x डिस्टेंस नीचे गया है। तो इसके अंदर जो ईएमएफ इंड्यूस है उसका x के साथ ग्राफ कैसा होगा, E वर्सेस x का ग्राफ आपसे सवाल में पूछा था, आपको 4 ऑप्शन दिया था, उसमें से कोई एक का आपको चयन करना था। हम आपको वो चारों ग्राफ भी अभी दिखा देते अगर आपको ये सवाल खुद से ट्राई करना है तो, ठीक बात है सर। अच्छा, कौन से वो 4 ऑप्शन थे, ध्यान से देखिएगा, ये वो चारों ऑप्शन है, ठीक है। हमेशा एग्जाम में जब ऐसा सवाल देखो 30 सेकेंड लो ग्राफ में डिफरेंस देखने के लिए कि क्या अंतर है, राइट। यहां पे ईएमएफ जो है वो आपको 0 हुआ है 3L/2 से कम पे, यहां पे 3L/2 पे 0 हुआ है। देखा जाए तो ये दोनों ग्राफ ऑलमोस्ट सिमिलर है, एक ही डिफरेंस है कि ये 3L/2 से कम पे 0 हो रहा है, ये 3L/2 पे 0 हो रहा है। ये दोनों ग्राफ तो अपनी ही दुनिया के एकदम डिफरेंट ग्राफ है। यहां पे आपका जो ईएमएफ है वो 12 पे 0 हो रहा है और उसके ऊपर ग्राफ कभी गया ही नहीं। यहां पे अगेन वेरी डिफरेंट ग्राफ, ठीक बात है सर। अच्छा, चलिए, तो आपको ऑप्शंस कहीं ना कहीं ध्यान में है, हम उसको छोटा करके यहां पे एक बार रखे हुए हैं। लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, देखिए, सबसे पहले अपने को एक कॉन्सेप्ट जो आप पढ़ चुके हैं वो जानना पड़ेगा, द कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ, राइट। आपके पास सपोज कीजिए यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, आपके पास भर भर कर यहां पे मैग्नेटिक फील्ड है, और आपके पास एक वायर है इस शेप का, आपके पास वायर है इस शेप का,
और ये वायर आपको इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इसमें हमसे ईएमएफ इंड्यूस पूछता है। तो आप वो चीज, वो कॉन्सेप्ट तो जानते हैं ना, अगर ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और कोई भी रैंडम शेप का वायर मूव कर रहा है, तो आप ये रैंडम शेप के वायर की जगह एक स्ट्रेट वायर ले सकते थे, इसके इनिशियल और ये वाले पॉइंट्स को कनेक्ट करते हुए, राइट। या फिर ये जो आपका कर्व्ड वायर है, इसका प्रोजेक्शन इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर ले लो, परपेंडिकुलर। तो हम कह सकते हैं कि जो ईएमएफ इस कर्व्ड वायर में इंड्यूस होता, वही इस ग्रीन वायर में भी इंड्यूस हुआ होगा। तो इस ब्लू को भूल के तुम इस ग्रीन में पता कर सकते थे। ग्रीन का लेंथ अगर हमारे को एल है, तो भैया वी वेक्टर फील्ड आपको इनटू द प्लेन है, आपने किया यहां पे v क्रॉस b, तो इसमें इस प्रकार से ईएमएफ इंड्यूस हुआ होगा BLV। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जो वायर की आप बात कर रहे हैं, वो वायर फील्ड को कट करना चाहिए। जो वायर की आप बात कर रहे थे, वो वायर फील्ड के अंदर या फील्ड को कट करना चाहिए। ठीक, अब इसी चीज का हम लोग इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। तो सबसे पहले इसके मोशन को आप एक बार फिर से समझ लीजिए। लेट अस टेक सम डिफरेंट कलर, लेट अस टेक अ व्हाइट कलर ओवर हियर। तो ये हमारे पास इस प्रकार से है, ये हमारे पास इस प्रकार से है। अब ये जो है आपका नीचे इस तरीके से मूव करेगा 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 करेगा। इसको थोड़ा सा डायग्राम को और ठीक करने दो, है ना। तो ये अभी यहां पे था, ये आपको नीचे मूव कर रहा है, फील्ड इसके अंदर आ रहा है 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 यहां तक। ठीक, इसके बाद जब वो नीचे जाएगा तो भैया अब बहुत डिफरेंट डिफरेंट वायर फील्ड को कट कर रहा है। फिर ये और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा और नीचे जाएगा, एंड अल्टीमेटली ये आपको है ना फील्ड से बाहर ही निकल जाएगा। इस प्रकार से ये आपको पूरा पूरा फील्ड से बाहर निकल गया। तो अल्टीमेटली ये कितना डिस्टेंस ट्रैवल करने वाला है, वो भी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखिएगा। ये आपका वो रेफरेंस लाइन था x इक्वल्स टू 0, दिस इज योर x इक्वल्स टू 0, राइट। नाउ जब ये वायर आपको मूव कर रहा है, ध्यान से देखिएगा, यहां से ये दोनों को फिलहाल के लिए अपने मिटा देते हैं। आप समझ गए कि x इक्वल्स टू 0 क्या है। अब ये वाला वायर जब आपका नीचे मूव कर रहा है, सपोज कीजिए कि भैया ये वायर आपको यहां तक आते आते x डिस्टेंस मूव कर गया है। यहां तक आते आते ये वायर आपको, ये ऊपर वाला फ्रेम आपको x डिस्टेंस मूव किया है, तो मैग्नेटिक फील्ड तो आपको इतने से रीजन में है। ठीक है, अब ये जो आपका वायर है ना, वायर A B C, इस वायर का कौन कौन सा सेक्शन फील्ड को कट कर रहा है। ये सेक्शन फील्ड के अंदर नहीं है, ये सेक्शन फील्ड के अंदर नहीं है, ये सेक्शन फील्ड के अंदर नहीं है। इस सवाल को थोड़ा सा इलाबोरेट करके समझा रहे हैं, तो पेशेंटली समझिएगा इसको। इसका ये वाला सेक्शन और ये वाला सेक्शन अंदर है, फील्ड तो आपको यहां है ना, फील्ड तो आपको यहां है, तो यही दो सेक्शन है जो कि फील्ड को कट कर रहा था। तो बेसिकली ये जो आपको वी शेप है, इस वी शेप के जगह अपने ये वाला, ये आप सिर्फ इस ग्रीन वायर पे फोकस करो। आपके लिए यही एक सवाल था, ग्रीन वायर, इसमें कितना इंड्यूस ईएमएफ है। तो इस ग्रीन वायर की जगह हम लोग इन दोनों पॉइंट्स को कनेक्ट करता हुआ लाइन भी कंसिडर कर सकते थे। इसमें कितना फील्ड, इसमें कितना ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है वो पता कर सकते थे। हाँ सर, तो ये जो व्हाइट वाला है, ये आपको नीचे की तरफ मूव किया है x डिस्टेंस, राइट। अच्छा, ध्यान से देखिएगा एकदम। हम लोगों ने यहां पे अगर ध्यान से देखे, अगर यहां से लेके यहां तक x है, तो ये जो मैंने ब्लू डॉटेड लाइन बनाया है, ये x/2 नहीं हो जाएगा, सिमेट्रिक है, दिख रहा है एकदम भैया। दोनों इक्विलैटरल ट्रायंगल है, दोनों आपको सेम डायमेंशन का है। अच्छा सर, ये हमको है x/2। तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर तुम ध्यान से देखो, दिस इज योर x/2, दिस इज योर 30 डिग्रीज,
है ना, ये पूरा 60 डिग्री था, तो ये वाला हाफ एंगल 30 डिग्रीज। हम लोग इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं, तो क्या हम लोग ये बेस डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं यहाँ पे tan 30 से? tan 30 डिग्री इज 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, ये आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस, एंड बेस इज इक्वल टू योर हाउ मच, x/2। दिस इज योर x/2, सो p इज इक्वल टू योर x डिवाइडेड बाई 2√3। देखिए, ठीक है सर। अच्छा, तो ये तो सर मेरे को सिर्फ इतना हुआ ना, इतना हुआ ना, लेकिन ये जो पूरा नीचे वाला ये जो ग्रीन था, इसको हमने अब पिंक बना दिया। ये टोटल लेंथ कितना हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ दिस थिंग, ट्वाइस ऑफ दिस थिंग, राइट। इसको बोल दो यहाँ पे EF, EF। तो भैया ये जो मेरा EF है दैट इज इक्वल टू योर ट्वाइस ऑफ P, इसका ट्वाइस किया तो x/√3। ठीक है, यहां तक ठीक। ये मेरा रेफरेंस था। आपको बड़ा वाला जो लूप है वो नीचे x डिस्टेंस ट्रैवल किया है, तो अगर यहां से यहां तक x है, सो दिस फेलो इज योर x/2। ये x/2 था, तो हमको ये एंगल पता है 30 डिग्रीज, तो हमने ये वाला एंगल डिटरमाइन कर लिया है, दैट इज इक्वल टू योर x/√3। So what is the induced EMF? Induced EMF is equal to your BLV। तो भैया BV और L की जगह हम लोग ये वाला लेंथ इस्तेमाल करेंगे, that is equal to your x divided by √3। ठीक है, so we can see that induced EMF is directly proportional to x, B and V being constant। तो भैया आपको स्ट्रेट लाइन ग्राफ तो होगा जो कि चारों में दिख रहा है, शुरुआत में चारों में दिख रहा है, और तुम चारों में देखो शुरुआती जो EMF है ना, शुरुआती जो EMF है वो आपको नेगेटिव में है। इसका मतलब है, इसका मतलब क्या हुआ, समझना मेरी बात को। ये मेरा वो ग्रीन वायर है, एक स्ट्रेट लाइन वायर है। ये ग्रीन वाले को हमने यहां पे ड्रॉ किया है, एक स्ट्रेट लाइन वायर है जिसके नीचे की तरफ वेलोसिटी v है। इसमें आपको फील्ड आउट ऑफ द प्लेन था, तो तुम करो v क्रॉस b, तुम करो v क्रॉस b, तो तुम्हारे को इसमें जो EMF इंड्यूस होगा वो कुछ इस प्रकार से होता दिखाई देगा। ठीक है, इसमें आपको EMF इंड्यूस हुआ है कुछ इस प्रकार से, यानी कि ये जो आपको लूप है इसमें आपको करंट जो फ्लो करता, या जो आपका EMF इंड्यूस्ड है दैट इज योर ऐसा क्लॉकवाइज, आपको जो इसमें करंट फ्लो करता EMF की वजह से, दैट इज इट योर क्लॉकवाइज। तो कहीं ना कहीं ये लोग आपको पहले से ही बोल दिया है चारों ऑप्शन के थ्रू कि भैया हम लोगों ने क्लॉकवाइज को नेगेटिव लिया है। ये भी ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि भैया ये पॉजिटिव अगर जाएगा तो क्यों गया, पता होना चाहिए वो भी हमको। तो कहीं ना कहीं इन्होंने क्लॉकवाइज जो है उसी को नेगेटिव ले लिया है यहां पे। ठीक है, तो सर इसका जो पहला हाफ है, और जैसे जैसे ये व्हाइट वाला लूप नीचे जाएगा वैसे वैसे ये जो x है और नीचे गया और नीचे गया, तो भैया ये x और बड़ा हो गया, तो x इंक्रीज करता जाएगा तो EMF इंड्यूस आपको इंक्रीज करता जाएगा। तो यही पाथ फॉलो करते करते L तक हमारा सेम रहेगा। L का मतलब क्या हो गया है? L का मतलब हो गया है कि ये लूप आपको मूव करते करते एग्जैक्टली ऐसा हो गया है, यहां तक। ठीक है, ऐसा हो गया है। पिंक आपको टोटल L डिस्टेंस नीचे मूव किया। ठीक, उसके बाद की कहानी ही आपको बेसिकली रोमांचक है, उसी की बाद की कहानी आपको रोमांचक है। चलिए बात करते हैं उसके बाद की स्टोरी की, बात करते हैं उसके बाद की स्टोरी की, कि ये आपको नीचे मूव कर रहा है। देखिएगा एकदम ध्यान से, ये नीचे मूव कर रहा है, यहां तक हो गया L डिस्टेंस, यहां तक हो गया L डिस्टेंस। अब और नीचे मूव किया, और नीचे मूव किया, और नीचे मूव किया, और नीचे मूव किया, मान लेते चलिए यहां तक ये मूव किया। अब बात करते हैं भाई साहब, ये आपका रेफरेंस लाइन था। मान लीजिए कि अब रेफरेंस लाइन से यहां तक है ना, पहले ये जो इसका चोंच था वो यहां पर था ना, तो भैया यहां से यहां पे आया है तो x डिस्टेंस ट्रैवल किया है। ठीक है सर, अच्छा तुमको ये भी पता है कि ये वाला जो डिस्टेंस है दैट इज योर कैपिटल L, वो तो सवाल में दिया है ना, ये डिस्टेंस कैपिटल L है, ट्राइंगल का ये वर्टिकल लेंथ L है। अगर ये L है, ये x है,
तो भाई साहब ये जो डिस्टेंस है वो आपको हो जाएगा x माइनस एल। अब बाई सिमेट्री, बाई लॉजिक तुमको दिखना चाहिए कि अगर ये वाला डिस्टेंस x बाई एल है, हालांकि इसकी जरूरत पड़ेगी नहीं पड़ेगी कि वो बात की बात है, लेकिन अगर ये डिस्टेंस x बाई एल है तो सर ये डिस्टेंस भी अपने को x बाई एल ही होगा। देख लो, एकदम लॉजिकली तुमको दिखाई देना चाहिए ये बात, देख लीजिए, ठीक है। एनीवेज, इस x बाई एल को फिलहाल के लिए हम लोग बोल देते हैं x नॉट। इस x बाई एल को यहां पे देखिएगा, इस x माइनस एल को हम लोग बोल देते हैं x नॉट, ठीक। भूल मत जाना ये बात कि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस येलो वाले रीजन में है। तो इस समय जब ये व्हाइट वाला लूप नीचे मूव कर रहा है तो कौन कौन सा पोर्शन फील्ड को कट कर रहा था, एक तो, और उन पोर्शंस को हम लोग चलिए ना ब्लू कर देते हैं, या लेट अस चूज पिंक ओनली। एक तो ये पोर्शन फील्ड को कट कर रहा है, एक ये पोर्शन फील्ड को कट कर रहा है, और एक ये पोर्शन फील्ड को कट कर रहा है। बाकी व्हाइट वाले का कोई भी पोर्शन फील्ड के अंदर नहीं है, ठीक। अच्छा, वेरी गुड। तो इस बड़े लूप में इन पिंक लाइंस पे अपने को छोटे छोटे बैटरियां बनेंगी, छोटे छोटे अपने को बैटरियां बनेंगी। ये वाला लेंथ कितना है वो निकालना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है, क्योंकि भैया आपको ये जो वर्टिकल हाइट है वो x नॉट है। तुम फिर से वही वाला चीज बनाते, तुम एक ट्राइंगल बनाते, ये वाला x नॉट है, ये वाला एंगल 30 डिग्रीज है, ये एंगल 30 डिग्रीज है, तो अपने को ये परपेंडिकुलर मिल जाता। tan 30 डिग्री 1/√3 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि सर परपेंडिकुलर अपने को हो जाता यहां पे x नॉट डिवाइडेड बाई √3, और ये सिर्फ आधा हुआ, तो ये पूरा जो पिंक लाइन है दैट इज गोइंग टू बी ट्वाइस ऑफ दिस। सो दिस लेंथ इज योर 2x नॉट डिवाइडेड बाई योर √3, ठीक है। अच्छा, ये पिंक वायर भी आपको नीचे की तरफ मूव कर रही है, फील्ड आपको आउट ऑफ द प्लेन है, तो इस पिंक वायर में जो छोटा सा EMF इंड्यूस होता वो आपको इस तरीके से होता E1। ये लेंथ को भूल मत जाना, ये इसका ट्वाइस है। दिस इज योर 2x नॉट डिवाइडेड बाई √3। अगर हमसे कोई E1 पूछेगा तो वो आपको हो जाएगा BLV। सो भैया B इंटू वेलोसिटी इंटू लेंथ इज इक्वल टू योर 2x नॉट डिवाइडेड बाई √3, ठीक है। अच्छा, वेरी गुड। इसकी जब बात कर रहे हो ना, आपका ये जो वायर है वो ऐसे नीचे मूव कर रहा है, ये जो आपका पिंक वाला स्लैंट वायर है ना, ये जो स्लैंट वायर है ये आपको ऐसे मूव कर रहा है, फील्ड तो आपका ऐसे ही है। तो अगर तुमको बेसिक्स भी ध्यान में है, अगर तुमको बेसिक्स अपना ध्यान में है, तो ये जो वायर का लेंथ है ना, वेलोसिटी के परपेंडिकुलर वाला लेंथ पता करो। BLV में तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होना चाहिए, तब आप सिंपली BLV इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो वायर का लेंथ है इसका ये वाला कंपोनेंट पता करो, ये वाला कंपोनेंट, दिस वन, ये, क्योंकि ये वाला कंपोनेंट आपको वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये वाला कंपोनेंट आपको वेलोसिटी के पैरेलल हो जाएगा। तो ये वाला कंपोनेंट इस पिंक लाइन में जो EMF इंड्यूस होगा वही EMF इंड्यूस इस ऑरेंज लाइन में भी होगा, ठीक है। तो ये पिंक लाइन का लेंथ कितना है वो डिटरमाइन करना बहुत कठिन कार्य है क्या? कठिन कार्य है क्या? ध्यान से देखेंगे हम लोग भाई साहब, यहां पे लुक हियर वेरी वेरी केयरफुली। आपको ये वाली लेंथ चाहिए, राइट, और ये लेंथ आपको बराबर ही होगी। सिमेट्री दिख रहा है भैया सब कुछ यहां पे। तो हम क्या कह रहे हैं, चुपचाप से ये वाला लेंथ ही क्यों नहीं पता कर लेते हैं? ये वाला लेंथ हम लोग पता कर सकते हैं। अब देखना मेरी बात को, यहां पे ध्यान से सुनना। आपके पास एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है जिसका वर्टिकल लेंथ अपने को कैपिटल L दे रखा है, ये अपने को 60 डिग्रीज है। तो अपना ये वाला लेंथ पता कर सकते थे तुम, tan 60 डिग्री दैट इज इक्वल टू योर √3 इज इक्वल टू L डिवाइडेड बाई दिस मच। सो दिस फेलो इज इक्वल टू योर L बाई √3। तो पूरा जो बेस है दैट इज इक्वल टू 2L बाई √3।
ये पूरा आपको हो जाएगा 12 डिवाइडेड बाई √3। सुनना बात को एकदम ध्यान से। अच्छा, तो सर ये जो मेरा ये जो अपना वाइट वाला है ना, ध्यान से सुनना अभी, ये जो वाइट वाला है या फिर ये जो येलो वाला फील्ड का लेंथ है, ये भी तो सर वही है, ये भी अपने को तो वही हो जाएगा 12 बाई √3। दिस इज ऑल्सो योर 12 बाई √3। अब अगर ये पूरा लेंथ 12 बाई √3 है और सर ये वाला जो लेंथ है वो 2x0 बाई √3 के ही बराबर होगा, ठीक इसके सामने वाला लेंथ ही है ये, सर ये 2x0 बाई √3 है, तो सर ये वाला लेंथ कितना हो जाएगा? दिस माइनस दिस का आधा, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस लेंथ प्लस दिस लेंथ। हमको तो बस एक ही का चाहिए था। तो क्या अपने को दिखाई दे रहा है, क्या अपने को दिखाई दे रहा है कि ये जो लेंथ होगा, दिस लेंथ इज गोइंग टू बी योर 2l बाई √3, 2l डिवाइडेड बाई √3 माइनस दिस बाई हाफ, यानी कि इफेक्टिवली बचेगा l बाई √3 माइनस x0 बाई √3। देखिए, अच्छा सर, अच्छा सर, अब देखिएगा, तो जैसा कि हमने बोला एक पिंक स्लैंट वायर इधर भी है, तो हमें ये हाफ लेंथ चाहिए था, और एक स्लैंट वायर इधर भी है, इसका भी हमको हाफ लेंथ चाहिए था। तो ये वाला हाफ प्लस ये वाला हाफ इज बेसिकली इक्वल टू दिस ओनली, क्योंकि ये जो है ये तो ये फुल लेंथ दे रहा था, फुल लेंथ दे रहा था। तो सर बेसिकली हमको पता चल गया है कि इस दोनों में जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इस वाले लेंथ के वजह से होगा, इस वाले लेंथ के वजह से होगा, राइट। तो भाई साहब हम कह रहे हैं कि जो नीचे में आपको E2 होगा ना, नीचे में जो आपको E2 होगा ये आपको कुछ इस प्रकार से है। इन दोनों का मिला के हम बस यहीं पे E2 दिखा रहे हैं, इन दोनों का मिला के हम यहीं पे बस E2 दिखा रहे हैं। तो आपका जो E2 होगा ना, दैट इज गोइंग टू बी योर BVL, और लेंथ की जगह हम लोग यहां पे इस्तेमाल करेंगे L डिवाइडेड बाई √3 माइनस x0 डिवाइडेड बाई √3। देखिएगा, अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। और जैसा कि तुमको ध्यान होगा, शुरुआत में हमने आपको बताया था कि इन्होंने इसको जो नेगेटिव लिया है, विच मीन्स कि क्लॉकवाइज को ये लोग नेगेटिव ले रहे हैं। अब L के बाद कुछ देर तक आपको फिर से ग्राफ नेगेटिव में ही है, इन दोनों ग्राफ्स में, यहां पे भी नेगेटिव में ही दिख रहा है, यहां पे तो खैर मामला ही चेंज हो गया है। अभी ध्यान से देखिएगा, दिस इज इक्वल टू BV, ये आपको 2 है डिवाइडेड बाई √3 है, और x0 की जगह हम लोग लिख सकते थे x माइनस L। दिस वुड बिकम BV डिवाइडेड बाई √3 L माइनस x0। अगर तुम ध्यान से देखो तो भैया आपका L माइनस x0 क्या हो जाएगा, L माइनस x0 की जगह आप लिखोगे x प्लस L। सो दिस वुड बिकम BV डिवाइडेड बाई √3 2L माइनस x, राइट। अच्छा, अब ये जो वाइट वाला लूप है ना, ये जो आपका वाइट वाला लूप है, इसमें आपको दो ईएमएफ है E1 और E2, और दोनों आपस में अपोजिंग है, इसका प्लस इसके प्लस के साथ दोनों आपस में अपोजिंग है। तो जो नेट ईएमएफ हो जाएगा दैट इज इक्वल टू योर E2 माइनस E1। अगर E2 माइनस E1 पॉजिटिव है मतलब आपको नेट ईएमएफ क्लॉकवाइज था, ये डोमिनेट कर गया होगा। एक बार मान के चलते हैं, एक बार E2 माइनस E1 ही लिखते हैं। तो सर दिस माइनस दिस करेंगे तो आपको यहां पे BV बाई √3 हम लोग कॉमन ले लेंगे, BV बाई √3 कॉमन लिया, और यहां पे 12 माइनस x माइनस, और यहां पे 2 है, ये क्या हो गया, हाँ ठीक हो गया E1। तो यहां पे मेरे पास एक 2 था एंड 2 मल्टीप्लाइड बाई दिस, सो दिस बिकम्स योर 2x प्लस 2L। तो ये अपने को हो जाएगा BV डिवाइडेड बाई √3, और ये अपने को हो जाएगा 4L माइनस 3x, एंड दिस इज योर नेट इंड्यूस्ड EMF। ठीक बात है सर। तो भाई साहब आपका ये जो व्हाइट वाला लूप है, व्हाइट वाला लूप है, उसमें अभी नेट EMF फॉर x मोर देन कैपिटल L इतना दिखा रहा है।
तो भैया भैया जब आपको ये x l से थोड़ा सा ज्यादा भी है, तब भी ये टर्म शुरुआत में तो आपको पॉजिटिव ही है। पॉजिटिव का मतलब है कि मेरा नेट ईएमएफ अभी भी क्लॉकवाइज चल रहा है। क्लॉकवाइज चलने का मतलब है कि यस, अभी भी मेरा ईएमएफ नेगेटिव डायरेक्शन में दिखा रहा है। सुनना, और ये जो नेट ईएमएफ है वो जीरो कब होगा? वो जीरो होगा जब x की वैल्यू हो जाएगी 4l/3, यानी कि सर 3l/2 से थोड़ा सा कम, जो कि यहां पे दिख रहा है कि सर 4l/3, दिस पॉइंट इज बेसिकली 4l/3 पे आपको ईएमएफ जीरो होगा। और जब x 4l/3 से ज्यादा हो जाएगा तब ये वाला जो ई नेट है वो नेगेटिव हो जाएगा। नेगेटिव का मतलब है कि क्लॉकवाइज की जगह एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा, और एंटी क्लॉकवाइज को फिर हम लोग यहां पे पॉजिटिव डायरेक्शन में ले लेंगे। पॉजिटिव ग्राफ में हम लोग इसको ले लेंगे। एकदम ध्यान से समझना इस बात को, राइट? सो दिस मेक्स ऑप्शन नंबर ए एज द करेक्ट ऑप्शन। 3l/2 पे तो है ही नहीं, और भैया यहां पे अगर देखोगे तो यहां पे भी गलत दिख रहा है, 4l/3 पे जीरो हो रहा है, तो ये भी आपका गलत है। ये तो आपका सरासर गलत चल रहा है। Option number A is the only most appropriate option for this particular question. And we have dealt with every single thing over here by consulting every single concept involved. ठीक है, चलिए पढ़ते रहिए। टेक केयर, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय।